हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो उसके लिए मैं 2100 क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आने वाला हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के, सामान्य विज्ञान के और तर्क शक्ति गणित के क्वेश्चंस। 2100 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं। तो ये पार्ट 1 है दोस्तों वीडियो का, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन करेंगे। आने वाले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन और करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करिए क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शालीमार बाग और निशांत बाग जो है ये कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास जम्मू, श्रीनगर, गुलमर्ग या फिर लद्दाख। चलिए इसका आंसर दीजिए, कौन में क्या रहेगा। शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ पर स्थित है। तो चलिए इसका आंसर है श्रीनगर। शालीमार बाग जो है वो श्रीनगर में उपस्थित है। इसका आंसर क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास लाला लाजपत राय जी, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी भगत सिंह। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अब इनको आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया। ऐसे बहुत से सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने वर्क किए थे, कार्य किए थे। इसको ही लेकर इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारत कैसे सोच रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों को इन्होंने अपनी शिक्षा में शामिल किया। इसी वजह से इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। ऑप्शन है आपको स्वामी विवेकानंद जी, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या फिर दादा भाई नेहरू जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शिशिर कुमार घोष। बाल गंगाधर तिलक जी का राजनीतिक गुरु कौन थे, शिशिर कुमार घोष जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है, अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, और बाल गंगाधर तिलक जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, शिशिर कुमार घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन है आपके पास भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना या फिर राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है, जो चुना जाता है, वो लोकसभा और राज्यसभा जो होती हैं, स्टेट की जो राज्यसभा होती हैं, विधानसभा होती हैं, उनसे इलेक्ट्रोल वोट करके इकट्ठा करके यहाँ पे चुना जाता है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, ये मंत्रिमंडल तय करता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर जो बने जाते हैं, उनमें से ही एक जो जीता हुआ नेता होता है उसको आगे बढ़ाया जाता है और वही इस देश को प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब ये कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, उसी में से एक राजनेता को चुना जाता है प्रधानमंत्री के तौर पर, और राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है। तो ये तो है, चुनाव आयोग का काम नहीं करता है, चुनाव आयोग काम नहीं करता ये। बाकी कौन बचा हमारा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ये तो जो चुनाव आयोग है, इसका मेन मुख्य काम क्या है, यही है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियुक्त करना। जो कि आप देखे होंगे कि जो लोकल चुनाव होते हैं, पार्षद वगैरह के जो चुनाव होते हैं, उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशी भी होते हैं, उनको चुनाव चिन्ह कौन देता है, चुनाव आयोग ही देता है। तो यहाँ पर सारे काम जो हैं, कौन से, BCD, ये सारे काम जो हैं ये चुनाव आयोग के काम है।
सिर्फ यहाँ पे बचा कौन सा काम जो चुनाव आयोग नहीं करता है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित शब्द नहीं है? आमुख, स्थगन, भंग करना या फिर बर्खास्त करना। तो भाई स्थगन करना तो या तो पता होगा कि भाई हम वो कई बार आपने सुना होगा कि संसद जो है वो स्थगित कर दी गई। स्थगित कर दी गई मतलब ये कि अभी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दी गई है, 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ता, जितना भी उन्होंने डिसाइड किया है उसके लिए हम बोल सकते हैं कि संसद को इतने दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। भंग करना मतलब क्या कहलाता है? जब सरकार गिर जाती है तो उसको हम बोलते हैं संसद भंग कर देना या लोकसभा भंग कर देना। बर्खास्त करना भी यही होता है। बचा कौन सा हमारा? आमुख। आमुख कोई वर्ड नहीं होता है संसद से संबंधित, इसलिए ये क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ज्वार भाटा जो है वो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है? ऑप्शन है पृथ्वी का चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण, या फिर चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण। दोनों अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण ताकत को लगाते हैं धरती की तरफ, जिससे क्या होता है जो धरती होती है, जो पृथ्वी होती है, उसका जो वाटर है, पानी जो है, समुद्र का जो जल है, वो ऊपर की तरफ उठता है और नीचे की तरफ जाता है। इसी को ही हम बोलते हैं क्या? ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित मतलब जहाँ पे सिंचाई नहीं की जाती है। ऑप्शन है आपका कनेरा के मैदान, दक्कन के पठार, कोरोमंडल का मैदान, या फिर गंगा के मैदान। चलिए इसका आंसर है दक्कन के पठार। दक्कन के पठार जो हैं यहाँ पर सबसे कम सिंचित वाले जो खेत होते हैं वो पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चंदेल। चंदेल राजा ने कंदरिया का महादेव मंदिर बनवाया था। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। तो ये क्या है? न्याय से, मीमांसा, वेदांत, ये क्या, ये सारे जो हैं दर्शन शास्त्र के कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं। तो इसमें से मीमांसा जो है इसके अंदर ही आता है कर्म का सिद्धांत। क्या कर्म करना चाहिए, क्या आपकी ड्यूटी रहनी चाहिए, ये मीमांसा के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? अब यहाँ पे लिंग पूजा से मतलब ये कि जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा की बात की जा रही है कि यहाँ पे सबसे पहले स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिला था लिंग पूजा का। चलिए तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सबसे पहले मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का, शिवलिंग के पूजा का प्रमाण मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झूम क्या है? चलिए बताइए झूम क्या है? झूम कृषि का एक तरीका होता है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी। गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वो कोंकणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है कब? नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। अब ये बोई कब जाती है? ये बोई जाती है जब बारिश होती है। बारिश का जो सीज़न होता है ना, जुलाई अगस्त का जो सीज़न होता है, मई जून जुलाई, ये जो सीज़न होता है, जून जुलाई वाला सीज़न जो होता है, जब बारिश आने वाली जो रहती है उस समय इसकी खेती की जाती है, बोया जाता है खरीफ की फसलें। और काटी कब जाती है? नवंबर के महीने में काटी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? मरुस्थल विहीन महाद्वीप से मतलब ये कि वो महाद्वीप आपको बताना है जहाँ पर मरुस्थल नहीं है। चलिए तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है यूरोप। क्यों? क्योंकि भाई एशिया में तो सबसे बड़ा एशिया में तो हमारा मरुस्थल है ही, हमारा राजस्थान एशिया के अंदर आता है। अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में भी मरुस्थल है। तो बचा कौन सा? यूरोप जो कंट्री है, यूरोप जो एरिया है, यहाँ पर एक भी
मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? यूरोप। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की है? चलिए आपको बताना है कौन से सिख गुरु हैं जिनने सिख धर्म को नया स्वरूप दिया, नई शक्ति दी और नई ओजस्विता, नई ताकत प्रदान करी। चलिए इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने ही नए सिख धर्म को एक नई परिभाषा दी, नया स्वरूप दिया। इन्होंने ही पांच जो का होते हैं उनको रखा और खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने ही इसी के बाद ही इनके जो गुरु प्रथा थी वो ख़त्म करके उनकी जो धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब जिसको बोला जाता है, इनको ही इन्होंने गुरु मानना चालू कर दिया था। और यहाँ से इनका जो धर्म था एक नया स्वरूप यहाँ से इनका चालू हुआ। तो ये किसने किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है? लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? इसको सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। अब मृत ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी वो कहलाता है जो कि पूरी तरह से खाली हो चुका है, मतलब वो पूरा जितना उसके अंदर लावा था तो पूरा उगल चुका है, वो पूरी तरह से फ्यूज़ हो चुका है। सक्रिय ज्वालामुखी तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जो कि अभी एक्टिव है। निष्क्रिय ज्वालामुखी भी वही चीज़ होता है जो कि मृत कहला चुका है। बचा कौन सा? सुसुप्त ज्वालामुखी। लंबे समय तक शांत रहने के बाद अचानक से वो विस्फोट करने लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी। सोकर अभी उठा हुआ है ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों की लिपि क्या है? सिख धर्म जो है उनकी लिपि क्या है? किस लिपि में वो लिखा करते थे? चलिए इसका आंसर दीजिएगा, उनमें क्या रहने वाला है? सिखों की लिपि क्या है? चलिए इसका आंसर है गुरुमुख लिपि। सिखों की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? गुरुमुख लिपि कहलाती है, गुरुमुखी लिपि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा क्या है? फेमस मोनालिसा आप जानते ही होंगे। फेमस मोनालिसा एक चित्र है जो कि लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। मोनालिसा एक विश्वविख्यात चित्र है जो कि लंदन के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व ब्रेड बास्केट, रोटी की डलिया कहा जाता है? चलिए कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी जगह है जिसको रोटी की डलिया कहा जाता है, विश्व का ब्रेड बास्केट बोला जाता है? चलिए इसका आंसर है शीतोष्ण घास प्रदेश। इसको बोला जाता है क्या? रोटी की डलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमक वस्त्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो फायर सूट्स होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास अब्रक, एस्बेस्टास, टैल्क या फिर स्टीएटाइट्स। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। उनमें जो अग्निशमक वस्त्र होते हैं, फायर जो सूट्स होते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं? चलिए इसका आंसर है एस्बेस्टास। एस्बेस्टास जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा का प्रतिरोधक होता है, ऊष्मा रोधी होता है, इसीलिए अग्नि वस्त्र जो हैं वो एस्बेस्टास के बनाए जाते हैं। वो बहुत ही कम मात्रा में आग को पकड़ते हैं और साथ ही साथ बहुत कम मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत कम जल्दी गर्म नहीं होते हैं, इसलिए इसी के कपड़े बनाए जाते हैं, जो सूट बनाए जाते हैं, फायर प्रूफ जो सूट बनाए जाते हैं एस्बेस्टास के बनाए जाते हैं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। किसने की थी? आपको बताना है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए इसका बताइए किसने की थी ये?
चलिए इसका आंसर है अविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इन्होंने ही सबसे पहले भारत माता का चित्र भी बनाया था। आपके लिए एक और जानकारी वाली चीज़ बता दे रहा हूँ, भारत माता का जो सबसे पहला चित्र था, जिसको देखकर ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम जो गीत लिखा है, वो उसी चित्र को देखकर परिकल्पना कर कर उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले भारत माता का चित्र जो है वो किसने बनाया था? अविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वती नगर मसूरी स्थित है कहाँ पर? मसूरी स्थित है उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उन तीनों वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव के आवृत्ति के आधार पर, उद्भव की आवृत्ति मतलब ये कि जब वो विस्फोट होता है, एक्सप्लोड होता है, तो उसकी आवृत्ति मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने बार वो हो रहा है, उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाए, तो आपको बताना है कौन सा वाला नहीं है। तो यौगिक ज्वालामुखी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या रहने वाला है इसका? यौगिक ज्वालामुखी। क्योंकि भाई हमको पता है जागृत ज्वालामुखी सक्रिय जिसको बोलते हैं, प्रसुप्त अब भी हमने देखा। प्रसुप्त मतलब ये हो गया जो सोकर अभी उठा है, कुछ समय से निष्क्रिय था परंतु अब फिर से वो आग उगलने लगा है, जो लावा जो है वो उगलने लगा, उसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी जो कि पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। यौगिक नाम का कोई ज्वालामुखी नहीं होता। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? यौगिक ज्वालामुखी। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है मेरा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शन है आपका, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, या फिर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। चलिए बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? चलिए इसका आंसर है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। भाई ये जो काम है वो कोर्ट का काम है। रिजर्व बैंक का काम सिर्फ क्या है? पैसों को लेन देन की बारे में ही जानकारी रखना, जैसे कि आर्थिक विकास आरबीआई का काम, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट आरबीआई का काम, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना आरबीआई का काम। सामाजिक न्याय जो है वो कोर्ट का काम है, रिजर्व बैंक का काम नहीं है। अशोक का मानसेहरा तथा साहबगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का, सम्राट अशोक जो है उनका मानसेहरा था, और मानसेहरा तथा साहबगढ़ी, सहबाजगढ़ी निम्नलिखित में से किस लिपि में है? चलिए इसका आंसर है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में लिखा गया है क्या? अशोक का मानसेहरा और सहबाजगढ़ की सहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक लोग काम करते हैं? कपड़ा उद्योग। सबसे ज़्यादा भारत में जो कपड़ा मिल है वो है, और उसमें सबसे ज़्यादा वर्कर्स काम करा करते हैं कपड़े उद्योग में। बनी ठनी किस शैली बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कहाँ पर है? सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कहाँ पर है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल मिलता है भारत के अंदर? मुंबई का अवतल क्षेत्र, अपवर्तल क्षेत्र मतलब जो मुंबई बॉम्बे हाई जिसको बोला जाता है ना, समुद्र के पास वाला जो एरिया जो है मुंबई के पास, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल मिलता है, सबसे ज़्यादा खनिज तेल मिलता है भारत के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
भाई जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कोई ना कोई रहना चाहिए, रहा होगा उस टाइम पे, तो वही था आखिरी, क्योंकि उसके बाद तो फिर हमारे प्रधानमंत्री बन गए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उसके पहले स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहला और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, कुल्लू घाटी जो है वो किसके बीच स्थित है, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, सोपान कृषि कहाँ की जाती है, पहाड़ों की ढलान पर की जाती है, शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, छतों पर की जाती है, पहाड़ों की चोटी पे की जाती है। तो इसका आंसर है पहाड़ों की ढलान पे की जाती है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है, पहाड़ों की ढलान पे की जाती है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, पृथ्वी के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, या फिर सैटेलाइट के विशेष डिज़ाइन के कारण उसको भारहीनता का अनुभव होता है। तो आपको बताना है कि सैटेलाइट के अंदर, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति अगर कोई होता है तो उसको भारहीनता का महसूस होता है, किस वजह से होता है। चलिए इसका आंसर है अभिकेंद्री बल के समान हो जाता है। वहाँ पर जो 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 अभिकेंद्र बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है, वो टोटल बराबर हो जाता है, इसलिए उसको वहाँ पर शून्यता का प्रभाव लगता है, उसको अपना वजन जो होता है वो नहीं फील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट घोला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर अपरिमित हो जाता है। शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट को डाला जाता है, घोला जाता है, तब क्या होता है, पृष्ठ तनाव में क्या चेंजेस होता है, घट जाता है। पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। जब हम डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है। इसी वजह से ही क्या होता है कि वो कपड़ों के रेशों के बीच में घुस जाता है, वहाँ से डर्ट्स को निकाल के वो बाहर कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है, पुच्छल तारा नहीं है, ग्राहिका भी नहीं है, ब्लैक होल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए, विस्फोटी तारा रहेगा। ठीक है, सुपरनोवा ये विस्फोट हो जाता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। चलिए आपको बताना है, भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं ये किस देश से हमने लिए हैं। चलिए इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो कंट्री है, उसका जो संविधान है, उसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए आगे बात करेंगे, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापत स्वामीन कहा था। चलिए इसका आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल राजा को कवि शोडल ने उत्तरापत स्वामीन कहा था। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। गिरगिट रंग अपना बदलता है, किस वजह से रंग बदलता है गिरगिट अपना रंग, वर्णकीलवक की वजह से अपना रंग जो है वो बदलता है। होता क्या है, जो गिरगिट होती है, गिरगिट की जो स्किन होती है, स्किन में छोटे छोटे जो टिश्यूज़ होते हैं, कुछ ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, अपने जब फील करती हैं कि उसका सेंसिटिविटी किस जगह पे, टेम्परेचर किस जगह पे ज़्यादा है कम है, उस हिसाब से वो अपने आप को कलर में चेंज कर लेती है। तो ये कहलाता है क्या, वर्णकीलवन। चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास, हाइपरथायरॉयडिज्म, घेंगा, मिजेट, या फिर मधुमेह। चलिए इसका आंसर बताइए, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। चलिए इसका आंसर है घेंगा रोग। घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी की वजह से। आपने शायद देखा होगा कुछ लोगों को जो गला होता है, गला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो कहलाता है घेंगा रोग। ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, आयोडीन। तो इसको हम कैसे लेंगे, तो
तो नमक में इसको मिला के दिया था। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आयोडीन को आपको नमक के साथ में मिला के देना है, क्योंकि भाई आप कुछ भी करोगे नमक तो खाओगे ही, है कि नहीं। तो सरकार ने ये सोचा कि भाई आयोडीन आपको जाना चाहिए आपके शरीर में, तो हम क्या करेंगे, नमक में इसको मिला के देते हैं। तो ये सरकार ने पॉलिसी बनाई कि आयोडीन युक्त नमक ही बेचा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुरता मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन है आपके पास मांस और अंडे, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्न में से कौन है। सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है, इन ऑप्शंस में बताइए आप। चलिए इसका आंसर है सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है, और मूंगफली तो होता ही है साथ में। मांस और अंडे जो हैं ये अलग अपने प्रकार से हैं। मांस जो होता है इसमें प्रोटीन तो होता ही है, ठीक है, और अंडे में भी प्रोटीन होता है। शैवाल और कुछ सूक्ष्म जीव इनमें भी होता है, परंतु सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसके अंदर होता है, प्रोटीन होता है किसके अंदर, सोयाबीन के अंदर, ठीक है। चलिए दूध में भी होता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सोयाबीन के अंदर होता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है। जो हमारे मुंह से जो लार निकलती है जिसको इंग्लिश में सलाइवा बोला जाता है, किसके पाचन में सहायता प्रदान करती है, किसके पाचन में सहायता होती है, सहायक होती है। चलिए स्टार्च। स्टार्च को पाचन करने में, पचाने में सबसे ज़्यादा लार जो है वो यूज़फुल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। चलिए इसको बताना है आपको। टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या इसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है। जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, या फिर जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो आपको बताना है टेस्ट ट्यूब की परिघटना मतलब क्या होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपको ये बताना है। चलिए आंसर है निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। तब क्या किया जाता है, तो टेस्ट ट्यूब जो परिघटना होती है मतलब टेस्ट ट्यूब का जो यूज़ होता है वो इस कंडीशन में होता है, निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्रिक्स ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था। डॉट्रिक्स ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी ने लैक्टिक्स ऑफ लैप्स आरंभ किया था। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल जी, या फिर जमुना दास बजाज। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल जी ने बरदौली सत्याग्रह का आंदोलन की शुरुआत की थी 1928 में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है कि बरदौली सत्याग्रह जो है वो किसने शुरू किया था, वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो निवेदन है आपसे मुझे कि अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो, क्योंकि इससे आप अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको शायद समझने में थोड़ी सी परेशानी हो। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको सारे टॉपिक कवर कराने वाला हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए सर सैयद अहमद खां जी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सैयद अहमद खान, इनको सर सैयद अहमद खान भी बोला जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य होता है। ऐसा व्यक्ति जो कई राष्ट्रों में जा चुका है, कई देशों में जा चुका है। ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालित करती है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई देशों की नागरिकता हो, या फिर
विकासशील देशों की सहायता के लिए संगठित स्थापित एक संगठन। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। तो बहुराष्ट्रीय से मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। चलिए इसका आंसर है ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालित करती है, इसलिए बोला जाता है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निरपेक्ष डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है। सबसे ज़्यादा क्या पाया गया है यहाँ पे आपको बताना है। आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निरपेक्ष डिपॉजिट में विश्व के नक्शे पर आ गया। सबसे ज़्यादा क्या यहाँ पे डिपॉजिट है, सबसे ज़्यादा क्या पाया गया है अभी। चलिए इसका आंसर है यूरेनियम निरपेक्ष। यूरेनियम निरपेक्ष जो है यहाँ पर पाया गया है आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली में। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूरदर्शन पर सबसे पहला धारावाहिक कौन सा आया था। हम लोग, सबसे पहले हम लोग नाम का एक सीरियल था, वो आया था दूरदर्शन पर सबसे पहले। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए बताइए, अजंता जो चित्रकारी है, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पर जो चित्रकारी है पत्थरों में, आपको बताना है ये किससे संबंधित है, किस विषय वस्तु से संबंधित है। चलिए इसका आंसर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता एलोरा गुफाओं की जो चित्रकारी की गई है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखे सामान्य ज्ञान के। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम और आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम विज्ञान के क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ गणित के क्वेश्चंस और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए। निवेदन है आपसे मेरा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ में और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और दोस्तों हमारी जो क्लास है रेगुलर रहती है करंट अफेयर्स की, जो आपको रोज़ सुबह 5 बजे मिलेगी। तो कनेक्ट रहिए। थैंक यू।